सभी को नमस्कार। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो एक सीरीज ऑफ वीडियोस का पहला वीडियो होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मोटे क्यों हो रहे हैं, वाई आर वी गेटिंग फैट एंड फैटर, हम दिन ब दिन मोटे क्यों हो रहे हैं, इस चीज के बारे में शुरू करेंगे। इस चीज के बारे में हम एक एक स्टेप करके मालूम करते हुए जाएंगे। मैं डॉक्टर एन हरीश कुमार, मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ। तो मोटापा क्या है? एक चीज को हम पहले उसके बारे में उसको यदि उसको कम करना है, नहीं तो उसको हम जड़ से निकालना है, तो हमें उसे डिफाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वो क्या है उसका, यदि हम उसके सही अर्थ को पकड़ सकेंगे तो उसको कम करने का, नहीं तो उसको निकालने का चांस बढ़ जाता है। तो व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी उस मोटापे को बोलते हैं जब एक एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फैट, जो चर्बी है, वो नॉर्मल से ज्यादा आपके शरीर में जमा होना शुरू हो रहा है, जिसके वजह से आपके जो सेहत को हानि पहुंचा रहा है, उसको हम मोटापा, नहीं तो ओबेसिटी बोलेंगे। यदि आपके शरीर में चर्बी ज्यादा बढ़ रही है लेकिन उससे आपके जो हेल्थ को कोई तकलीफ नहीं है, तो उसके बारे में उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, उसके बारे में उतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस चर्बी के वजह से, उस मोटापे के वजह से यदि आपको दीर्घकालिक जो क्रॉनिक डिसीजेस बोलते हैं, जो बीपी, शुगर, हार्ट के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा और उसके बारे में मालूम करना पड़ेगा। तो क्लिनिकल डिफिनीशन क्या है? जब किस वजन को हम मोटापा बोल के बोलेंगे, उसके लिए एक क्लिनिकल डिफिनीशन है। यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 25 से ज्यादा है, उसको हम ओवरवेट बोलेंगे, और यदि आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 है तो उसको हम ओबीस, नहीं तो मोटापा बोलेंगे। यदि 24.9 मतलब 25 से कम है तो आप नॉर्मल में आ जाएंगे। जब तक आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम है, आपको किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। यदि वो ओवरवेट के तरफ जा रहा है, नहीं तो ओबीस के तरफ जा रहा है, तो हमें उसके बारे में कुछ काम करना पड़ेगा। तो पहली बात क्या है? बीएमआई कुछ लोगों को नहीं मालूम हो सकता है, इसलिए बीएमआई के बारे में एक स्लाइड में बात करेंगे। तो बीएमआई क्या है? बीएमआई हमने अभी जो बोला, बॉडी मास इंडेक्स है वो। ओके, सो बॉडी मास इंडेक्स को हम कैसे मालूम करेंगे? यदि आप आपका वजन लेंगे किलोग्राम में, केजी में, और उसको डिवाइड करेंगे हाइट इन मीटर्स, स्क्वायर ऑफ द हाइट इन मीटर्स, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? आपका वजन, जो अभी आपका वजन है वो किलोग्राम में, और आपका जो हाइट है मीटर्स में लेना है। ये यदि आप फीट में लेंगे तो सही नहीं आएगा, तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट करके यदि आप उसका स्क्वायर बनाएंगे तो आपको बीएमआई मिल जाएगा। बीएमआई को कैलकुलेट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी में आप आपके मोबाइल फोन में सिर्फ बीएमआई कैलकुलेटर बोल के आप यदि लिखेंगे तो आपको बीएमआई कैलकुलेटर आ जाएगा। उसमें आप आपका वेट इन केजीस डाल दीजिए और हाइट आपका जो सेंटीमीटर्स में है वो डाल दीजिए, आपको बीएमआई आ जाएगा। और वही ऐप जो है, जो एप्लीकेशन है, ऐप है, आपको बोल देगा आपका बीएमआई कितना है और आप नॉर्मल है या मोटापा है या ओवरवेट है, नहीं तो मॉर्बिडली ओबीस। जो लास्ट स्टेज आएगा वो 35 से ज्यादा हो जाएगा, तो मॉर्बिडली ओबीस, थोड़ा डेंजर तरह का ओबेसिटी, मोटापा है। ठीक है, बीएमआई एक बेसिक कैलकुलेशन है जिससे आपको एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं, आपको कितना लेवल का, कितनी तीव्रता से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन बीएमआई के भी कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब बीएमआई एक 100% परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है। यदि आप सोचेंगे, एक आदमी है जो एक बॉडी बिल्डर है और वो उसके पास बहुत मसल है, उसके मसल के वजह से उसका वेट बढ़ जाएगा। ये जो बीएमआई है आपके
मसल और फैट में डिफरेंस मालूम नहीं कर सकता है। आपका वेट होता है, वो वेट फैट के वजह से भी बढ़ सकता है, मसल के वजह से भी बढ़ सकता है। यदि आप बॉडी बिल्डर है तो आपका मसल ज्यादा होगा, आपका बीएमआई ज्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी होने का चांस ज्यादा है। यदि आप बिगर फ्रेम के आदमी हैं, मतलब कुछ लोग 6 फीट 7 फीट 6.5 फीट ऐसे बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनका भी बीएमआई, उनका बोन मास, वजन, जो हड्डियों का वजन है, मास, बोन मास बोलते हैं उसको, वो ज्यादा हो जाएगा, जिसके वजह से उनका बीएमआई बढ़ जाएगा। तो वो भी एक सही नहीं होता है। जैसा और एक है जेंडर, जैसे लेडीज को फैट ज्यादा रहता है मेन से कंपेयर करें तो उनका भी बीएमआई ज्यादा आएगा। तो ये बीएमआई फॉर मेन, बीएमआई फॉर लेडीज बोल के भी आ जाएगा। तो ठीक है, तो बेसिकली ये एक परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन आपको बेसिकली एक ब्रॉड आइडिया तो आ जाएगा कि आप अंडरवेट है, नॉर्मल है, ओवरवेट है या ओबीस है। ठीक है, तो जैसा हमने बोला, यदि ओबेसिटी, मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसके बारे में उतना फोकस नहीं करते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से ओबेसिटी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी हो जाती है, मैं तो ओबेसिटी को एक बीमारी ही बोलूंगा। और बहुत अभी चर्चा चल रही है साइंटिफिक सर्कल्स में ओबेसिटी को एक बीमारी के तरह में देखने को बोले तो ओबेसिटी इज अभी के जो दुनिया में सबसे बड़े प्रॉब्लम्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है। दिन ब दिन जो लोग मोटे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से क्या हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, आपका शुगर बढ़ सकता है, जो लिपिड प्रोफाइल जो हम बोलते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स, ये बढ़ सकते हैं, जिसके वजह से आपका बीपी और शुगर और ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कुछ तरह के कैंसर भी मोटे लोगों में ज्यादा है, जिसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से मोटापा एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और उसको हमें डील करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पहले वो मोटापे को कम करने के पहले, जैसा यदि आप जाके पूछ सकते हैं किसी से, नहीं तो आप भी सोच सकते हैं मोटापा क्यों है, अरे हम कम खाना खा रहे हैं, ज्यादा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम करें इसलिए हम मोटे हैं। तो ये पहला कोई भी बोल सकता है, बहुत एक सिंपलिस्टिक चीज है। यदि उसका रीजन इतना आसान होता तो इतने लोग मोटे क्यों होते थे, आप इस बारे में आप सोच सकते हैं। तो पहला जो कॉजेस है वो है कि पहले लैक ऑफ विल पावर, आप दृढ़ता नहीं है, आप जो सोच रहे हैं, विल पावर बोलते हैं ना, उसमें दृढ़ता नहीं है, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कम कर रहे हैं और खाना ज्यादा कर रहे हैं, खाने पे आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत लोग बोलेंगे यही सही है, लेकिन ये पूरी तरह से तो सही नहीं है। क्यों? मतलब बहुत अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, बहुत ही जरूरी फैक्टर्स है, जैसे जेनेटिक्स और जैसे हार्मोन, जिसके बारे में हम अगले स्लाइड्स में एक एक करते बात करते आएंगे। वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। और यदि हम ये मोटापे के कारण को पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं, इस चीज के वजह से मोटापा आ रहा है, तो हम मोटापे के ऊपर जो युद्ध है, जो बोलते हैं ना इंग्लिश में बैटल ऑफ द बल्ज, तो उस युद्ध में हम कभी जीत नहीं सकते हैं। तो ये पूरी तरह से तो सही नहीं है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम चांस है कि ये करेक्ट है, लेकिन मैं नहीं समझूंगा कि एक लैक ऑफ विल पावर एक मेन रीजन है। बहुत सारे मोटे लोगों में हमें मोटापा कम करना है बोल के एक बहुत ही स्ट्रांग विल पावर भी मैंने देखा है, लेकिन इसी के वजह से मोटे हो रहे हैं, ये बोलना गलत होगा मेरे हिसाब से। तो ईटिंग मोर एंड एक्सरसाइजिंग लेस, आलसी है ये आदमी, बहुत ज्यादा खा रहा है और कम एक्सरसाइज कर रहा है, इससे वजह से मोटा हो रहा है। एक्चुअली ये कोई भी बोले तो ये नेचुरली वही बोलेगा। कोई भी रोड पे एक आदमी को पकड़ के अरे ये आदमी मोटा क्यों है, यदि आप पूछो अरे ये ज्यादा कम बैठा रहता है, दिन भर खाते रहता है इसलिए मोटा हो रहा है बोल के बोल सकते हैं। एक तरह से कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट का भी एक चीज के एक विषय के ऊपर मुझे बात करना है। तो एक कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट बोलते हैं इसको। तो आप सपोज आपका जरूरत है एक दिन में 2000 कैलोरी जो है खाने से आता है, ताकत को हम कैलोरी के
विषय में बात करते हैं। तो कैलोरी, आपको 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, आप 2500 कैलोरी खा रहे हैं और सिर्फ 2000 कैलोरी आप एक दिन में 24 घंटे में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये 500 कैलोरी जो है वो फैट बन जाता है। बेसिकली यदि आप सोचे तो ये एक सही एक मैथमेटिक्स के तरफ से तो ये पक्का करेक्ट कारण हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर इतना सिंपल नहीं है कि आप 2500 कैलोरी डालो, 2000 कैलोरी का काम करो, 500 कैलोरी आपके शरीर में एक चर्बी के जैसे बन जा रहा है। हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको मैं समझता हूँ इवन मेडिकल साइंस पूरी तरह से समझ नहीं सका है। अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी पूरी तरह से समझ नहीं सक रहे हैं। तो ये कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट एक 100% परफेक्ट रीजन तो नहीं बन जाता है, लेकिन इसके बारे में हमें याद तो रखना चाहिए। तो ये काम क्यों नहीं करने वाला? आप यदि कम खाएंगे और ज़्यादा चलेंगे, नहीं तो दौड़ेंगे, नहीं तो जिम को जाएंगे, तो आप वजन कम करेंगे। बहुत लोगों ने ये कोशिश किया होगा, लेकिन अपने जो मोटापे को कम करने में उतनी सफलता उन्हें नहीं मिली होगी। क्यों? मतलब जब आप कम खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, आपका शरीर आपको ज़्यादा भूखा बनाएगा। इट विल मेक यू मोर हंग्री, आपको ज़्यादा भूखा बनाएगा, आपको खाना खाने के लिए फोर्स करेगा। जब आपका शरीर आपको भूख का महसूस कराएगा, तो आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद 1 महीना कंट्रोल कर सकते हैं, शायद 1 साल कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और उसके बाद आप फिर से मोटे हो जाएंगे। कुछ लोगों में हमने ये भी देखा है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खाना कम करेंगे और एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे और वज़न घटेंगे, उन्होंने 5-10 किलो भी घटे होंगे। लेकिन यदि वो वेट लॉस जो है, जो वज़न घटा हुआ है, वो बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक मेंटेन हुआ है, ये बहुत कम लोगों में है। कुछ लोग तो नहीं घट सकते हैं, कुछ लोग घटाने के बाद भी फिर से बढ़ जाएंगे, तो ये फिर से वज़न बढ़ जाएंगे। वो क्यों होता है? मतलब जब आप वज़न घटते हैं, आपका शरीर वो कम कैलोरीज में अपना जो काम करने के लिए अपना जो मेटाबॉलिक रेट है, जिसको हम बोलते हैं BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR क्या है? आपका शरीर आपके जैसा आप दिन भर यदि बैठे रहे तो भी आपका शरीर उसके जो भी नॉर्मल जो भी फिजियोलॉजिक प्रोसेसेस है, जैसा सांस लेना है, छोड़ना है, हार्ट जो है मार लेना है, आपके जो डाइजेशन का जो भी प्रोसेस है, और जो भी चलने के लिए जो नॉर्मल यदि आप बिल्कुल काम नहीं करें तो भी आपका जो शरीर जो चलाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। जब आप खाना कम कर देंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा और उसका BMR रिड्यूस कर लेगा। जब आप उसके बाद आपका शरीर यदि 2000 कैलोरी में चलाता था, अपने आप को चलाता था, 1500 कैलोरी में अपने आप को चलाना शुरू कर देगा, तो आपको थोड़ा टायर्ड और फिटीग्ड फीलिंग भी होगा, लेकिन 1500 में आपका शरीर आपको चलाने में माहिर हो जाएगा। फिर कभी एक भूल के भी आप 1 इडली ज़्यादा खा लिए, 1 डोसा ज़्यादा खा लिए, तो आपका वज़न फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका शरीर 2000 कैलोरी नहीं है, एक दिन को रिक्वायरमेंट उसका जो ज़रूरत है 1500 हो जाएगा। तो आप 1500 यदि आप 1500 पे मेंटेन करेंगे तो 2 दिनों में 1200 पे भी वो चलाना सीख लेगा। तो जिसके वजह से ये एक पक्का स्ट्रैटेजी और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है वज़न को आपको घटाने के लिए। तो अभी हम अब तक क्या चीज़ नहीं है उसके बारे में बात कर रहे थे। अभी हम ओबेसिटी के कॉजेस, मोटापे के जो कारण के बारे में थोड़ा डीपली जाने की कोशिश करेंगे। सो जेनेटिक्स, आनुवंशिक विज्ञान, जो जेनेटिक्स, जो जीन्स के वजह से जो आता है, उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। तो एक मोटापा आने के लिए, ओबेसिटी आने के लिए जेनेटिक का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाता है। यदि आपके फादर और मदर यदि मोटे हैं तो आप भी मोटे होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। यदि आपके फादर मदर
बीपी शुगर के मरीज है तो आपको भी बीपी शुगर आने के चांस है। जैसा हम अगले वीडियोस में जानेंगे, ये सब एक ही चीज है जिसे हम दूसरी दूसरी तरह से देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्लाइड में समझने का क्या है कि यदि आपके पेरेंट्स बहुत ही पतले हैं और उनको कोई भी दीर्घकालिक जो भी बीमारियां हैं जैसे बीपी शुगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको ये सब आने का जो चांस है बहुत कम हो जाएगा। आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने पड़ेंगे मोटा होने के लिए। लेकिन यदि आपके फादर और मदर मोटे थे नहीं तो उनको एक दीर्घकालिक तरह से जो भी बीमारियां थी, आपको मोटा होने का चांस बढ़ जाएगा। तो ये है जेनेटिक्स। इसको समझे बिना आप पूरी तरह से जो मोटापे के कारण को नहीं मालूम कर सकते हैं। तो लेकिन आपको पूरी तरह से उसके बारे में चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे कोई भी एक तरह का पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई फिलीपींस का पॉपुलेशन है समझेंगे, जो पहले से नॉर्मल डाइट खा रहे थे, जो अपने जो एंसेस्ट्रल डाइट मतलब जो पहले से उनके बड़े बुजुर्ग जो खा रहे थे वो खा रहे थे, तो सडनली क्या है उन्होंने वेस्टर्न डाइट में चले गए। तो मतलब जो बाहर अभी मॉडर्न डाइट जो अभी भी जो जंक फूड्स का, ये जो मैकडोनल्ड्स का, नहीं तो कोका कोला का, नहीं तो ये KFC का जो कल्चर है उसका खाना शुरू कर देंगे, तो ये जो पॉपुलेशन है बढ़ जाएगा, वो उनका वजन बढ़ जाएगा। तो इतने सालों से उनका जीन्स तो नहीं बदला है, लेकिन जब ये वेस्टर्न डाइट को खाना शुरू कर देंगे तो ये मोटापे हो रहे हैं, सोसाइटी एज ए होल मोटे हो रहे हैं। तो जो आप खा रहे हैं आपके जीन्स के ऊपर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट बन जाता है। आप क्या खा रहे हैं इसे आप याद रख लीजिए। ये पॉइंट हम बहुत ही डीप में जाने वाले हैं। व्हाट यू ईट, आप क्या खा रहे हैं जिसके वजह से आप मोटे होने का चांस है। आप कौन सी चीज खा रहे हैं जिसके वजह से कुछ जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, मतलब वो जीन्स एक्टिव हो जाते हैं और कुछ जीन्स एक्टिव नहीं होते हैं। तो आप क्या खाते हैं इसका एक मोटापे के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल हो जाता है, आपके जीन से भी ज्यादा। यदि आपके जीन्स में बहुत मोटे होने का चांस है तो आप पहले ही आपके जिंदगी के जो 15-20 सालों में जो आप आते हैं, 15-20 ईयर्स ऑफ एज जब आप आते हैं, जब आप 20 साल को आते हैं, तभी से आप कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं आपकी जिंदगी भर आप एक सेहतमंद आदमी रहने के लिए। ओके, तो दूसरे जो कॉजेस है आप ऐसे लिस्ट करने की जरूरत है जो हमको थोड़ा मालूम होगा। जंक फूड्स, इसे प्रोसेस्ड फूड्स बोलता है, जैसे ये बर्गर हो गया, जैसे डोनट हो गया, जैसे ये आइसक्रीम और ये केक्स एंड कुकीज बन गए, इसे हम प्रोसेस्ड फूड्स बोलते हैं। मतलब ये तो गेहूं तो नहीं है, गेहूं से निकाल के मैदा बन गया, मैदा को बना के फिर उसको फिर से शुगर में मिलाया, फिर उसमें फैट मिलाया, इसको हम बहुत बड़े बड़े मशीनों में प्रोसेस बनाने के बाद इसको ये प्रोसेस्ड फूड बना देते हैं। और ये जल्दी नहीं खराब हुए, जैसे उसको एडिटिव्स बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं, जिससे वो बहुत सालों बहुत दिनों तक, महीनों तक खराब नहीं हो। तो ये फूड्स जो है चीप है, बहुत कम पैसे में मिल जाएगा, बहुत दिनों तक आप बाजार में उसको बेच सकते हैं बिना खराब हुए, और टेस्टी भी है। ये चीज जो है आपको मोटा बनाने वाला है। तो ये फूड्स आप जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। तो फूड एडिक्शन एक चीज अभी बहुत बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये जो शुगर से बनाया गया है, जो हाई फैट, जो अभी हम बोला फैट से बनाया, शुगर से बनाया, मैदा से बनाया हुआ जो जंक फूड है, आपको खाने से ही अच्छा लगता है। ये सेम होता है यदि एक आदमी जो ऐसा जंक फूड्स को खाएगा और एक आदमी यदि अल्कोहल नहीं तो ये ड्रग्स, कोकेन नहीं तो सिगरेट पिएगा, तो उसके जो ब्रेन में, मस्तिष्क में वही रिवार्ड सेंटर, मतलब उसको रिवार्ड सेंटर्स बोलते हैं ना, तो रिवार्ड सेंटर्स एक्टिवेट होंगे, उनके रिवार्ड सेंटर्स एक्टिवेट होंगे। तो ये रिवार्ड सेंटर्स क्या है, आपको अच्छा लगता है। जैसा कोई आदमी ये अल्कोहल जो दवा, दो दारू पे उनको
एडिक्शन हो गया है। यदि उन्होंने नहीं पिएंगे तो उनका दिमाग उसके लिए उसको भगाएगा, वो शॉप को, वाइन शॉप के ऊपर तरफ भगाएगा उसको, और उसको कैसे भी फिर से उस दिन अल्कोहल दारू पिए जैसा करेगा। वैसे ही निकोटीन जैसा है जो सिगरेट से मिलता है, वो भी आपको भगाएगा सिगरेट शॉप को जाके खरीद लो बोल के। तो इसको हम एडिक्शन बोलते हैं। ये अभी तो एक बार एक आदमी एडिक्शन हो गया है तो उसके हाथ में नहीं है, वो उसका ब्रेन उसको भगा रहा है उस तरफ, वो खरीद के खाने को नहीं तो पीने को। ओके, जैसे इसीलिए ये शुगर फूड्स जो है, जो हाई फैट जो जंक फूड्स है, ये भी आपके जो दिमाग में, मस्तिष्क में वही रिवार्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है जो अल्कोहल और निकोटीन सिगरेट में मिलने वाली चीजें हैं। तो एक बार आपको एडिक्शन हो गई है तो इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा अल्कोहल से बाहर निकलना जितना मुश्किल हो जाता है कुछ लोगों में, सभी लोगों में नहीं, लेकिन ससेप्टेबल पीपल बोलते हैं ना, जिन लोगों में ये होने का चांस ज्यादा रहता है, तो ये फूड एडिक्शन भी बन जाता है। इसके वजह से भी मोटापा आ सकता है। इसलिए बोलते हैं ना, जिस चीज को आप नहीं रोक सकते उसे शुरू नहीं करना है बोल के। और दूसरा है मार्केटिंग। ये जो जंक फूड के जो बनाने वाले हैं, कोका कोला ने तो मैकडोनल्ड्स ने तो KFC वाले, उनके बहुत अच्छे मार्केटिंग करते हैं, बहुत अरबों पैसे, लाखों पैसे, करोड़ों पैसे मार्केटिंग के ऊपर लगाते हैं। जहां भी देखो आपको ये दिखेगा, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, बिलबोर्ड्स पे, आपको देखने से ही उसको इस तरह से मार्केटिंग किया जाता है कि आप उसे खाएं। और कभी कभी तो बच्चों के ऊपर फोकस किया जाता है कि अभी आप इस फोटो में देख सकते हैं, बच्चे दिख रहे हैं फोटो में, तो बच्चों को ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये अच्छा है मेरे लिए। तो ये मार्केटिंग की वजह से भी हो रहा है। फूड अवेलेबिलिटी, पहले ये एक 200 साल पहले इतना खाना नहीं मिल रहा था। 200 साल पहले, अभी तो हमें खाना बहुत आसानी से मिल जाता है। और ये जो जंक फूड्स है वो चीपर है रियल फूड्स, जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नहीं तो अंडा, नहीं तो चिकन, मटन, वो सब हम रियल फूड्स बोलते हैं। वो तो जो जैसे नेचुरल तरीके से आपको ये प्रकृति में मिल रही है, आप उसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, ये तो प्रकृति में तो आपको बर्गर, स्वीट्स, समोसे तो नहीं मिलने वाले। तो ये जो जितना आप अननेचुरल हो जाते हैं, जितना आप नेचर से दूर जाते हैं, आपका मोटापा ज्यादा होने का चांस है। ओके, सो दूसरा, अब तक तो हम जनरल कॉजेस ऑफ ओबेसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अभी हम सही में जो बड़े कॉजेस है, जो हमारे जो मोटापे को डायरेक्टली कॉज कर रहे हैं, जो मेजर रीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला तो मैं शुगर को फोकस करूंगा। शुगर एक यूनिक है, मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो कैसे बनाया गया है आपको मालूम करना होगा। क्योंकि यदि आप इसके बारे में नहीं मालूम करेंगे, यदि आप जैसे बोलते हैं ना, आपके जो एनिमी है, शत्रु है, यदि आप उसको पूरी तरह से नहीं मालूम करेंगे तो उसके मारने का चांसेस आपको बहुत कम हो जाएगा। तो शुगर क्या है? शुगर को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। सुक्रोज में आधा 50% ग्लूकोज होता है और 50% फ्रक्टोज होता है। यदि आप चावल लेंगे तो ये तो पूरा ग्लूकोज हो गया। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है एक के बाद एक अटैच हुए रहते हैं। आपके शरीर में खाना खाने के बाद यदि जाएगा तो ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है निकल के बाहर आएंगे, और वो ग्लूकोज आपके शरीर का हर एक सेल उस ग्लूकोज को यूज कर सकता है, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, मसल हो, इंटेस्टाइन्स हो, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन यूज ग्लूकोज। ठीक है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें समझना होगा। ठीक है, ग्लूकोज जो हमें राइस से मिलेगा वो हमारे शरीर का हर एक भाग उसको यूज कर सकता है। लेकिन ये जो सुक्रोज से जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, सुक्रोज इज 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज, दोनों जब मिलेंगे आपको शुगर, जो टेबल शुगर बोलते हैं ना, वो बनने वाला है। ये फ्रक्टोज जो है सिर्फ आपका लिवर उसे आपके शरीर से बाहर निकाल सकता है। जैसा अल्कोहल हो गया, बीयर हो गया, विस्की हो गया, रम हो गया, सिर्फ आपका लिवर उसे बाहर निकाल सकता है, डिटॉक्सिफाई कर सकता है। वैसे ही फ्रक्टोज सिर्फ आपका लिवर उसे बाहर निकाल सकता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रक्टोज हमारा शरीर का कोई भी सेल उसे यूज करने का, उससे ताकत बनाने का कैपेसिटी नहीं है।
चाहे वो मसल हो, ब्रेन हो, हार्ट हो, आपको उसका यूज नहीं कर सकता। आपका लिवर ही उसको बदल सकता है, शरीर से बाहर निकाल सकता है। यदि आप रोज कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, रोज 5, 6, 7 कप चाय पी रहे हैं, बहुत शुगर जा रहा है और बहुत स्वीट्स खा रहे हैं, तो आपका जो लिवर है कुछ महीनों में, कुछ सालों में खराब हो सकता है। उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, जो अपने जो एमबीबीएस भाषा में हम उसको NAFLD बोलेंगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। मतलब ये जो फैट आ रहा है लिवर में, अल्कोहल की वजह से नहीं आ रहा है, कोई दूसरी चीज से बन रहा है। दूसरी चीज क्या है उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो शुगर से बन रहा है। शुगर में जो फ्रक्टोज है, ज्यादा पीने की वजह से, आपके घर में हर वक्त एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है तो आप समझ लो आपका फैटी लिवर शुरू हो गया। तो शुगर को आप एक तरह से पॉइजन की तरह ही देखना चाहिए यदि आप ओबीस है, मोटे हैं तो। ओके, तो शुगर हार्मोन चेंज करने का कैपेसिटी रखता है। कौन से हार्मोन्स है अभी हम बात करने वाले हैं। आपके शरीर का जो बायोकेमिस्ट्री, आपका शरीर जिस तरह से काम कर रहा है, उसका जो चलन है, उसे बदलने का कैपेसिटी रख सकता है ये शुगर। शुगर एक छोटी चीज नहीं है। हम तो चाय में 1 चम्मच 2 चम्मच डाल के पी लेंगे, लेकिन शुगर को कभी भी छोटा अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, छोटा नहीं समझना है। आपके शरीर को बहुत बुरी तरह से डैमेज करने का कैपेसिटी रह सकता है। जैसा मैंने बोला, ग्लूकोज आपको जैसा चपाती में मिल गया, जैसे फ्रूट्स में मिल गया, वेजिटेबल्स में मिल गया। फ्रूट्स में आपको फ्रक्टोज में जो भी टेस्टी है, स्वीट है, जो भी स्वीट है वो शुगर है। शुगर का मतलब सुक्रोज है। सुक्रोज में आधा फ्रक्टोज होता है। ये जो आप ज्यादा स्वीट्स खाना शुरू कर दिए तो आपका जो इंसुलिन लेवल्स बढ़ने वाला है, ये इंसुलिन के बारे में हम अगले स्लाइड में बात करेंगे। और जब आप इंसुलिन लेवल्स बढ़ेगा तो अगले आपको फैटी लिवर बनेगा। जब फैटी लिवर बनेगा तो नेक्स्ट में इंसुलिन रेसिस्टेंस जो चीज है, जो मैं समझता हूँ ये मोटापे का और सबसे ये जो बड़े बड़े क्रॉनिक डिसीजेस है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट, इनफर्टिलिटी, कैंसर, ये सब का रीजन आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस ही है। इंसुलिन रेसिस्टेंस को यदि आप कंट्रोल कर सकेंगे किसी भी तरह से, तो आप मोटे नहीं रहेंगे, आपको कोई बड़ी बीमारी भी नहीं होने वाली है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में हम बहुत ही डिटेल में अगले वीडियोस में चर्चा करने वाले हैं। तो आप तो अभी के लिए तो याद रख लीजिए, तो आप ज्यादा फ्रक्टोज खाएंगे, ज्यादा शुगर, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा चाय पिएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल बढ़ने वाला है। इंसुलिन बढ़ने से फैटी लिवर आ सकता है। फैटी लिवर आने से आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस का जो बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज है, वो बनना शुरू हो जाएगा। सो फ्रक्टोज आपका इंसुलिन बढ़ाएगा। इंसुलिन आपको फैटी लिवर बना सकता है, जिसके वजह से आप इंसुलिन रेसिस्टेंट बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसे आप याद रखेंगे तो आधा काम तो हो जाएगा। तो अभी तो हम समझेंगे शुगर इज अ मेजर कॉज ऑफ द ओबेसिटी पैंडेमिक। ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी है कि जैसे एक कम्युनिटी में, एक सोसाइटी में शुगर ज्यादा खा रहे हैं, वहां पर बीमारियां बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स आप गूगल में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने इंसुलिन रेसिस्टेंस, जो मेरे ओपिनियन में मोटापे का और सबसे बड़े बड़े बीमारियों का, जिसका अभी कोई हमारे पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, उसका मेन रीजन, सो ओबेसिटी मेन रीजन इज इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो जब एक बात हम सोचेंगे इंसुलिन क्या है, बहुत लोगों को इंसुलिन के बारे में सुनाए होंगे, लेकिन बहुत कम लोग इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में मालूम होगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ठीक है, तो इंसुलिन तो सब तो मालूम है। इंसुलिन क्या है, कोई जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज मेलिटस है, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस है, उन्होंने इंसुलिन लेते हैं अपने शुगर को कंट्रोल में रखने को। शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए इंसुलिन लेते हैं। वही इंसुलिन है जिसे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इंसुलिन एक वो हार्मोन है, इसको हम हार्मोन बोलते हैं, जो बहुत ही कम मात्रा में बनती है और पूरे शरीर में एक धमाकादार इफेक्ट रहता है, उसको हम हार्मोन बोलते हैं। प्रोड्यूस इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन द एंटायर बॉडी।
ओके, इंसुलिन वो एक हार्मोन है, पैंक्रियास से बनता है, जो पेट के पीछे रहेगा, स्टमक के पीछे रहेगा, ठीक है। इंसुलिन के बिना, ये आप समझ लीजिए, इंसुलिन के बिना ग्लूकोज आप कितना भी खाएं, आप कितना भी अच्छे अच्छे चीजें खाएं, बिना इंसुलिन आके जब इंसुलिन रिसेप्टर को टच नहीं करेगा तब तक आपका इंसुलिन, तब तक आपका ग्लूकोज आपके शरीर के सेल के अंदर नहीं जाएगा। बिना इंसुलिन के आपका सेल एक ग्लूकोज जो ब्लड में है, खून में ग्लूकोज बहुत है, 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है उस आदमी का ग्लूकोज, लेकिन इंसुलिन नहीं है, तो वो आदमी तो गया, उसका सेल भूखा हो जाएगा। जैसा बोलते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। जैसा एक आदमी बड़े समुद्र में खो गया, कश्ती पे खो गया, तो उसके चारों तरफ पानी है लेकिन एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता क्योंकि वो साल्ट वाटर है। ऐसे ही जब एक सेल इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है, उसके चारों तरफ ग्लूकोज है लेकिन वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल भी अंदर नहीं जा सकता है। इसी को हम बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। यदि आप समझना चाहते हैं एक छोटे पॉइंट में, जब एक सेल इंसुलिन रेसिस्टेंट बन जाता है, इंसुलिन जब आके बोलेगा कि चलो ग्लूकोज ले लो, सेल ग्लूकोज अंदर नहीं लेगा। इसी को हम इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हो गया इंसुलिन रेसिस्टेंस के बारे में। तो इंसुलिन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वन ऑफ इट्स फंक्शन क्या है कि ये फैट सेल्स को बोलेगा स्टोर करो फैट को। जब इंसुलिन शरीर में बढ़ जाएगा, जब आप खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो राइस चावल खाएंगे, नहीं तो स्वीट्स खाएंगे, नहीं तो ये जो जंक फूड खाएंगे, आपका इंसुलिन बढ़ेगा। और जब आपका इंसुलिन बढ़ेगा, वो बोलेगा फैट सेल को, ये एक फैट सेल है, फैट सेल को बोलेगा स्टोर करो फैट को। इट इज ए स्टोरेज हार्मोन बोलते हैं उसको, स्टोरेज हार्मोन बोलते हैं उसको, स्टोरेज हार्मोन। तो बोलेगा फैट को सेल के अंदर ले लो, और वो दूसरा काम भी करेगा, फैट को बाहर नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब यदि इंसुलिन ज्यादा है, आपका फैट बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा, और आप कितना भी कोशिश कर लो, हाई इंसुलिन जब है आपके शरीर से फैट बाहर नहीं निकलने वाला। तो उसका ऑटोमेटिक, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको इंसुलिन कम करो। इंसुलिन आप जितना कम रखेंगे, आपके फैट बर्निंग कैपेसिटी उतना बढ़ जाएगा। तो इंसुलिन इज द की, इंसुलिन इज द मेन प्लेयर। यदि आप इंसुलिन को फोकस करेंगे और जिस चीजों से इंसुलिन बढ़ रहा है यदि आप समझ लेंगे, आप समझो जीत जाएंगे इस युद्ध में जिसमें आप वजन घटाना चाहते हैं, आप जीत जाएंगे। उतना ही है, लेकिन उतना सिंपल है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम है। मुझे भी बहुत दिनों तक ये नहीं मालूम था। ओके, सो आज को जो मॉडर्न डाइट है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो एक 50 साल के पहले हमारा खाना ऐसा नहीं था। जो वीट बोलेंगे तो बोलेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट है। ओके, जो राइस बोलेंगे वो तो पूरा पॉलिश्ड राइस है। तो ये पहले इतने मशीन नहीं थे हमारे पास, इतना रिफाइन करने की कैपेसिटी हमें नहीं थी। अभी जो मॉडर्न डाइट हो गया वो बढ़ाता है इंसुलिन को एक्सेसिवली, जितना बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ाएगा, और हमको इंसुलिन रेसिस्टेंस थोड़े ही महीनों में, थोड़े ही सालों में हमको इंसुलिन रेसिस्टेंस बनाएगा। बट ओनली यदि आपको एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यदि आपके जीन्स में इंसुलिन रेसिस्टेंट बनने का जीन्स एक्टिवेट हो रहा है, तो ही आप मोटे होने वाले हैं। नहीं तो अब कोई दूसरा आदमी, आप तो हर एक को मालूम होगा, एक आदमी है जो हमारे जैसा खाएगा, हमारे से भी ज्यादा खाएगा, लेकिन पतला रहेगा, उसका पेट बाहर नहीं आएगा, उसका चर्बी कम होगा, लेकिन उसका जीन्स अच्छा है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं कि यदि 100 लोगों के लेंगे तो 30% to 40% लोग ऐसे हैं जो इंसुलिन सेंसिटिव है। इंसुलिन रेसिस्टेंस का विपरीत शब्द क्या होता है, इंसुलिन सेंसिटिव, मतलब जो कभी इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं बनेंगे। जब इंसुलिन रेसिस्टेंट नहीं बनेंगे तो मोटे नहीं होंगे तो बीपी शुगर वो चीज तो नहीं आने वाला है उनको। तो जैसा मैं बोला, मॉडर्न डाइट जो है इंसुलिन एक्सेसिव बनाता है, इंसुलिन को ज्यादा बढ़ाता है, पैंक्रियास से ज्यादा बढ़ाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंट बनेगा। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंट बनेगा तो आप आपके फैट स्टोरेज से चर्बी को नहीं निकाल सकेंगे। तो जैसा मैं बोला, इमीडिएटली यदि आप ये बात समझ जाएंगे कि इंसुलिन इज द की प्लेयर एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस इज द मेन प्रॉब्लम, तो आप समझ जाएंगे कि इसको कम करना है तो क्या करना है।
आपको लोअर करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम कर सके उतना कम करना है, और जिसमें ज्यादा फाइबर है वो चीजों को खाना है। यदि आप ये करेंगे तो आप आपके जो चर्बी को कम करने के जो जर्नी है उसमें आप पहला स्टेप लगाएंगे। तो दिस विल लीड टू ऑटोमेटिक रिडक्शन इन कैलोरी इनटेक एंड एफर्टलेस वेट लॉस। कुछ लोगों को तो यदि उनके जीन्स थोड़े हेल्पफुल है तो सिर्फ एक ही काम करे, तो यदि उन्होंने रिफाइंड चीज नहीं खाएंगे और प्रोसेस्ड फूड कम करेंगे और होल फूड को खाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनका वजन घटना शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को उतनी किस्मत नहीं रहती है, जिसके बारे में हम एक और स्टेप जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।